धुरंधर की पूरी कास्ट में मुझे कोई पंजाबी मुसलमान नहीं दिखा। अच्छा, ये लियारी नहीं, के जितने भी वहाँ गैंग हैं या नहीं, कराची के जो गैंग हैं, कराची के गैंग में आपको मुहाजिर गैंग मिल जाएंगे, आपको बलोच गैंग मिल जाएंगे, पठान गैंग मिल जाएंगे, सराइकी भी मिल जाएंगे, सिंधी भी मिल जाएंगे, पंजाबी नहीं मिलेगा। पंजाबी डरता है नहीं, क्या इन देखिए लोगों से? वहां पर एक जमाने में जब एमक्यूएम उभर करके आया था और 80s में जब बहुत उपद्रव चल रहा था, तो पाकिस्तान की फौज ने एक बनाया था पंजाबी पख्तून इतिहाद। एक ग्रुप बनाया था जिसमें कुछ पंजाबियों को इन्होंने इन्वॉल्व किया था। लेकिन बाय एंड लार्ज कराची के अंदर जो पंजाबी हैं वो फौज वौज में होंगे और वो बिजनेस बिजनेस थोड़ा बहुत करते हैं। लेकिन वहां पर एटलीस्ट लियारी गैंग वॉर में मुझे याद नहीं है कि किसी पंजाबी का नाम आया हो। पुलिस में भी कम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है तादाद, सिंधियों की ज्यादा है या बाकी लोकल्स और जो है वो सब हैं। ऑब्वियसली कुछ पंजाबी होंगे उसमें, कुछ पश्तून भी होंगे उनकी फौज में, सॉरी पुलिस में। अब जैसे ये जो था चौधरी असलम जो है, नाम इसका कुछ और था, उसको चौधरी असलम, चौधरी तो पंजाब का टाइटल है ना, ये था स्वात से, एनडब्ल्यूएफपी से था ये, खैबर पख्तूनख्वा से। तो ही इज नॉट एथनिक सिंधी और एनीथिंग, बट मे बी हिज फैमिली, आई डोंट रिमेम्बर हिज एंटेसेडेंट, मे बी इसकी फैमिली सिंध में सेटल्ड होगी या कराची में सेटल्ड होगी, क्योंकि तो कराची में स्वाति तो एक अलग ही एथनिसिटी बोलती है अपने आप को। हाँ नहीं, वो उस साइड के है ना, स्वात वाले एरिया के होंगे ना। तो ये वहां से आया था। बलोच बहुत सारे हैं कराची में भी। लियारी इज एसेंशियली फुल ऑफ बलोच। और ये जितने गैंग्स भी थे जो मोस्टली बलोची थे, तो वो भी है फैक्टर। तो उसमें पंजाबी मुसलमान को दिखाने का कोई मतलब ही नहीं था, तो वो एटलीस्ट यू मेंटेन्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑथेंटिसिटी। बाकी आई थिंक वो जो इलियास कश्मीरी को दिखाया है, जो एक दहशतगर्द था इनका, उसको मेजर इकबाल का जो रोल बनाया है, वो बेसिकली दे मॉडल्ड हिम आफ्टर इलियास कश्मीरी। अ, तो वो शायद यहाँ से था, पीओके से था। अ, तभी इलियास, बट आई डोंट रिमेम्बर अगेन हाँ उसका हाँ, जो, तभी तभी वो कश्मीरी लगाता था ना वो। हाँ बट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट बैकग्राउंड। कश्मीरी तो अपने आप को नवाज शरीफ वगैरह भी बोलते हैं कश्मीरी अच्छा। बिरादरी के, है बेसिकली पंजाबी। हम्म, लेकिन ये है एथनिकली कश्मीरी है, लेकिन दे सेटल्ड इन पंजाब फॉर centuries, at least 100 years, 150 years. तो बट है बिरादरी वो, दे ट्रेस द लिनिएज टू कश्मीर। ये इशाकदार और ये सारे वो कश्मीरी बिरादरी के लोग हैं। तो वो है वहां पर। तो इट्स गुड कि इस फिल्म में किसी पंजाबी मुसलमान को नहीं दिखाया। मे बी अगले अगले एपिसोड में दिखा दें, who knows? नहीं वो तो आपका खुद का मानना है कि साहब कि पंजाबी मुसलमान तो सबसे पहले पतलून खोलते तभी तो मुसलमान बने थे वो। जिन्होंने नहीं खोली वो मेरे जैसे हैं। नहीं तो अभी लुकिंग एट पाकिस्तान सिचुएशन, अब पाकिस्तान में आसिम मुनीर जो कि खुद भी पंजाबी है, उसको तुरंत चपरासी की तरह समन कर लिया है ट्रंप ने, इधर आ, फौज क्यों नहीं भेज रहा गाजा में। वो आज एक खबर मैंने उड़ती उड़ती देखी है, बट मैंने अभी इसमें आई हैवंट बीन एबल टू पे अटेंशन टू इट। लेकिन एक बात चल रही थी वहां पर, उसमें जो एक, जिसे थोड़ा सा डाउट इसलिए हो जाता है कई बारी कि अमेरिका शायद चाहता हो कि पाकिस्तान फौज भेजे वहां पर। लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आई एम नॉट श्योर इफ इजराइल चाहेगा कि पाकिस्तान की फौज आए यहाँ पर। पहली बात, उसमें इजराइल की भी तो रजामंदी जरूरी है ना कुछ हद तक। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज कि अगर फौज को वहां पर भेजा जाए तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होगा। इजरायलीज तो बहुत क्लियर है कि उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आपको जो हमास है उसको डिसआर्म करना पड़ेगा। और अगर आप हमास के हथियार लेने की तरफ बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी झड़प भी होगी और आपको उनके ऊपर गोली चलानी पड़ेगी। तो पाकिस्तान उसी उससे बड़ा झेप रहे हैं कि यार अगर ये करना पड़ा तो जहां पर पॉलिटिकली तो
हमारे सर पे चढ़ जाएंगे लोग। हम वैसे ही, पाकिस्तान की फौज कोई पॉपुलर तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। उसकी पॉपुलैरिटी में तो बहुत डिक्लाइन आया। बाकी आप अखबारों अखबारों में जो मर्जी पढ़ते रहे कि जी बड़ी पॉपुलर हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और पता नहीं कौन सी इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है। सब फिजूल की बकवास, जितने इनके आईएसपीआर पेड जर्नलिस्ट हैं ये सारी बकवास करते जा रहे हैं। बट द बॉटम लाइन इज कि इट्स नॉट अ पॉपुलर आर्मी। अगर पॉपुलर इतना होते तो चुनाव लड़ लेना, पता लग जाएगा। तो वो नहीं है इनके। तो उसके अगर ऊपर ये गाजा में जाते हैं, वहां पर जा करके अगर ये किसी ऐसे ऑपरेशन में पड़ते हैं जहां पर ये गोलियां चलाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो होगा, उसका कोई रिएक्शन भी आ सकता है। तो तो ये दो तीन चीजें हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा आई एम लिटिल स्केप्टिकल अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ द विजिट। अगर बुलाया है, क्या इस पर्पस से बुलाया है, कोई और पर्पस है, किसी और काम पे लगाना है मुलाजिम को, कि भाई बुलाया कि यार तू जाके जरा यहाँ पर टेबल साफ कर, वहां पर कुछ और साफ कर। उस काम, किस काम के लिए बुलाया? किसी काम से ही बुलाया होगा ट्रंप ने। लेकिन साथ ही साथ हमारे को मेरे ख्याल खुद भी डिनायल एंड करना चाहिए अपना। हमारे यहाँ पर बहुत डिनायल है, खास तौर पर विदेश मंत्रालय में और जगहों पे, कुछ हद तक स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी में भी। क्योंकि हम लोग हमारे यहाँ पर बहुत लोग ये समझ रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें वापस वही गर्मजोशी हो जाएगी जो पहले होती थी। मैं वो नहीं तो मानता। कभी नहीं हो सकती। दैट्स दैट्स एटलीस्ट ओवर। 25 हाँ, 30 अभी ईयर्स। मैं और आप बोल रहे हैं ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप भाई बहुत 25-30 लाख, 25-30 साल इन्वेस्ट हुए उसमें, उसको उसने 1 मिनट में खत्म कर दिया। खत्म हो गया है इट ना। टेक अनदर 25-30 years if it starts now. बट लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो अभी भी ये विश्वास करते हैं कि भाई 6-8 महीने रुक जाते हैं, अभी चुनाव होंगे, अगर वहां पर इसको सेटबैक होगा तो इनको वापस आना पड़ेगा हमारे पास ही, और वो रियलाइज करेंगे कि क्या क्या गलतियां करी। या फिर कुछ लोग हैं, चलो जी 3 साल की बात है, उसके बाद सिचुएशन में रिटर्न टू नॉर्मल। ये नॉर्मल पे कभी नहीं आएगी, ना उस तरफ से आएगी ना इस तरफ से होगी। ना होनी चाहिए भारत की तरफ से भी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिश्ते तोड़ने हैं अमेरिका के साथ, या आपको बातचीत बंद कर देनी है, या आपको कारोबार नहीं करना, वो सब कुछ करना है आपको। लेकिन मेरे ख्याल अब भारत को अपनी जो खुद की क्षमता और शक्ति है खुद बढ़ानी पड़ेगी। हम किसी और के ऊपर ना डिपेंड करें तो अच्छा है। दूसरी चीज, हमको अपने जो विदेश नीति है या जो रिश्ते हैं उसको अमेरिका को केंद्र बिंदु बना करके नहीं आगे बढ़ाने। काफी हद तक हमने ये किया कि यार हाथी के पैर में सबका पैर, तो अमेरिका अगर आपके साथ है तो सब कुछ ठीक है। और जो एक लिहाज से ठीक भी था, एक एक जमाने में, अगर अमेरिका आपके साथ है, आपके साथ सहयोग कर रहा है, आपको साथ लेकर के चल रहा है, तो बाकी जितने देश हैं जिनका अमेरिका के साथ कुछ सरोकार है, वो भी आपके साथ वही बर्ताव करते हैं जो अमेरिका करता है। और जैसे ही अमेरिका थोड़ा सा आपसे पीछे हटता है, तो बाकी भी देश आपसे वैसे ही पीछे हट जाएंगे। क्योंकि आपने, जब आपके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, आपने बाकी देशों के साथ उस तरीके के रिश्ते नहीं बनाए कि अगर अमेरिका ना भी रहा तब भी वो रिश्ते आगे बढ़े। मेरे ख्याल वहां पर हमारे को बहुत अब काम करने की जरूरत है। यूरोप में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आपसे ज्यादा बेहतर रिश्ते चाहते हैं, और आपको बहुत कुछ जो आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करते थे आपको वहां से मिल सकता है। लेकिन थोड़ी सी हमारे को हकीकत पसंद फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा हमारे लोगों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यार दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको दूसरे देशों से चाहिए, और उनसे हमको सहयोग बढ़ा करके लेना पड़ेगा। कुछ देना भी पड़ेगा उसके एवज में। तो ये नहीं हो सकता कि हम सब कुछ ले लेंगे लेकिन ठेंगा देंगे। तो कुछ देना भी पड़ेगा, कुछ लेना भी पड़ेगा। और इसलिए हमको जो अब नीति बनानी चाहिए वो फिर इस लिहाज से नहीं बनानी चाहिए कि लिया व्यापार की
हम अगर सौदा करेंगे तो सब कुछ मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं दूंगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, वहां पर हम बोल रहे हैं सब कुछ ले लो, लेकिन मेरे लिए वही वाले रिलेशनशिप रखो जो पहले था। ये नहीं हो सकता ना फिर। अब आप चलो, अमेरिका का तो रोल डिफरेंट है, तो आप चलो वहां पर अगर कर भी रहे हो मान लेता हूं, लेकिन बाकी देशों के साथ, यूरोप वोरोप के साथ आप बहुत सारे अपने चीजें हमने इग्नोर की हैं, जो शायद अब हमको दोबारा से रिस्टोर करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे को एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूस वाला फैक्टर जो है वो यूरोप में बहुत ज्यादा शिद्दत पकड़ चुका है, तो वहां पर हमारे को एक बड़ा डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा। अ, हमको पसंद हो ना हो, वास्तविकता वही है। अनलेस हम यूरोप के साथ भी किनारा कशी करना चाहते हैं, जो हमको नहीं करनी चाहिए।